अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और अपने इस कोर्स को पढ़ने के लिए भी हम नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो करेंगे। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप अपने चैप्टर नंबर 1 को देखें तो चैप्टर नंबर 1 हमारा फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो नाम में दो बातें हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और मेजरमेंट्स क्या होती हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। फिर आगे चलकर, चूंकि अब से पहले आप लोगों ने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, अब से पहले 8th क्लास तक आप लोगों ने साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है जिसमें आप बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन अब 9th क्लास में आके जो आपने साइंस में पढ़ा होता है, मुख्तलिफ यानी कि आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा होता है, तो हम उसके लिए जो साइंस यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज बायोलॉजी। फिर आपने एटम के लिए पढ़ा होता है, उनका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर जो साइंस यूज करते हैं 9th क्लास में दैट इज केमिस्ट्री। फिर आपने एनर्जी कन्वर्जन, न्यूटन के लॉज और फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होता है, उसके लिए हम जो यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज फिजिक्स। ठीक है, सो बेसिकली पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये फिजिक्स होती क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ठीक है, यानी कि आपके सामने कोई भी ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो कि मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पानी का ग्लास रख दिया जाए और उसमें आपको पानी फिल करके दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसको देखकर बताएं कि ये पानी कितने लीटर है, ये कितने मिलीलीटर है, तो आप पानी को देखकर उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके पानी को मेजर कर सकते हैं, तो वाटर इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक मार्कर है और आपसे कहा जाता है कि आप इस मार्कर की लेंथ को मेजर करके दें, तो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मार्कर की लेंथ मालूम कर सकते हैं, तो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि इस मार्कर का मैस कितना है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो होती है कि वो तमाम चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है कि जी इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नंबर टू एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना। यानी कि मेजरमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिनोमिना को एक मैथमेटिकल या नंबर असाइन कर लेते हैं या न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर लेते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये मार्कर है, आप इस मार्कर की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, आप इस मार्कर का मैस भी मेजर कर सकते हैं। तो देखें, जब आप लेंथ मेजर करेंगे तो आप कहेंगे ना कि लेंथ 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, मतलब जितने भी मीटर लेंथ है आप उसके साथ एक न्यूमेरिक नंबर मुंसलिक कर रहे होंगे, एसोसिएट कर रहे होंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट, कि जब आप किसी चीज को की पैमाइश करते हैं और करके आप उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं दैट इज अ मेजरमेंट। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट क्या है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करेंगे, मेजर करेंगे, तो हम वो जो नंबर असाइन करने का तरीकाकार होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं दैट इज अ मेजरमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जी फिजिक्स क्या है, या आपकी बुक में जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में आपको क्या चीज पता होना चाहिए कि देखिए, अब से पहले जो चीज आपने पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर के स्टार्ट में कहा ना कि आपने साइंस के नाम से पढ़ी हुई थी, तो देखिए अगर हम अपना ओल्ड एज को या पुराने टाइम को रिवाइज कर रहे हो ना, तो 18th सेंचुरी या उससे पहले का जितना भी टाइम था ना, जो भी स्टडी थी, उसमें हम एक ही वर्ड यूज करते थे जिसे हम साइंस कह देते थे। ठीक है, और साइंस को अगर हम डिफाइन करते थे तो हम कहते थे इट इज द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। यानी कि साइंस को डिफाइन कैसे किया जाता था, क्या हम कहते थे साइंस जो है वो एक नॉलेज है दैट इज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। जिसको हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से गैदर करते थे उसे हम कहते थे, उस नॉलेज को हम कहते थे दैट इज साइंस। ठीक है, और फिर जो हमारे पास साइंस है इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। एक हमारे पास थी फिजिकल साइंस और एक हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है,
अब अगर हम फिजिकल साइंस को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजिकल साइंस को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वक्त पास होने के साथ साथ ये जो साइंस में हम नॉलेज गेन कर रहे थे ना, ये नॉलेज हमारे पास बहुत वास्ट होता गया। मतलब पहले कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में, अल्लाह ताला की जो तख्लीक करदा चीजें हैं यूनिवर्स में, उनमें से कुछ कुछ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करना शुरू की, एडवांसमेंट आना शुरू की हुई, तो उसके साथ साथ हमारे पास ये जो नॉलेज है ये भी बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है जैसे जैसे नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया तो फिर हम इस नॉलेज को सिर्फ इन दो कैटेगरीज में, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में सारे नॉलेज को डिस्कस कर लेना, ये डिस्क्राइब करना हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। फिर हमने क्या सोचा कि इंसान ने क्या सोचा कि अपनी आसानी के लिए इन दो टाइप्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इसके बाद हम कहते हैं कि 19th सेंचुरी के शुरू में, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उसके शुरू में ये जो फिजिकल साइंस है ना, इसको हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो फर्दर 5 कैटेगरीज कौन सी थी? उनमें एक है फिजिक्स, उसमें एक है केमिस्ट्री, उसमें एक है जियोलॉजी, उसमें एक है मेटीरियोलॉजी और लास्ट वन इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास ये जो नॉलेज है ये एडवांस होना शुरू हुआ, तो फिर हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी, या इंसान के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि वो साइंस की इन दो टाइप्स में या इन दो सब्जेक्ट्स में सारा नॉलेज डिस्क्राइब कर ले, या सारे नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ले। तो हमने क्या किया, इंसान ने क्या किया कि फिजिकल साइंस को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उन फर्दर कैटेगरीज में अगर आप देखें तो अब चूंकि आप 9th क्लास में आ जाते हैं तो फिर आपने साइंसेस बहुत सारी पढ़नी होती है, बहुत सारी मुराद आपने उसमें से फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और कुछ लोग जो है वो बायो या कंप्यूटर ऑप्शनल पढ़ेंगे, मतलब कुछ लोग बायो या कंप्यूटर पढ़ेंगे। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नाम क्यों लिया, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो हमारे पास नेचुरल साइंसेज में आ रही होती है। इसके अलावा जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर, मैथ्स या जो भी और कुछ आप पढ़ते हैं, वो फर्दर साइंसेज में आ रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फिजिक्स को डिफाइन करें तो फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड देयर रिलेशनशिप। अच्छा, ये ऐसी डेफिनेशन है जो भी आप 9th क्लास में याद करते होते हैं, और फिर आप 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाके, क्योंकि इन चारों क्लासेस में आपने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप इसी डेफिनेशन को आगे चलाते रहते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि आपने प्रॉपर डेफिनेशन करनी होगी तो हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी, मैटर एंड देयर रिलेशनशिप। एनर्जी क्या होती है? नॉर्मली आम सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं किसी भी बॉडी के काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं दैट इज एनर्जी। एनर्जी यही है ना। इंसान की मिसाल ले ले तो अगर इंसान की बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी कब आएगी? जब आपने खाना खाया हुआ है। अगर इंसान की बॉडी में एनर्जी है तो वो कोई भी काम परफॉर्म करने के काबिल होता है। अगर आप 7-8 दिनों तक, इवन 3-4 दिनों तक भी खाना पीना छोड़ दें, कुछ ना खाएं, तो आपकी बॉडी में से एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, और फिर आपको दिल नहीं कर रहा होता कि आप कोई भी काम करें, या आपको एक सुस्ती सी इंसान पर तारी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम फिजिक्स में भी एनर्जी यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब यूनिवर्स में मौजूद कोई भी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मास है और उसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, उसे हम कहेंगे दैट इज अ मैटर। एंड देयर रिलेशनशिप, तो जैसे जैसे अभी आप, बहुत बेसिक है ना, पहला लेक्चर है हमारा, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, बुक के मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि एनर्जी और मैटर के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, और हम कैसे एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री है, तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एटम, न्यूक्लियस, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो आपके जो भी केमिस्ट्री टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे। जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं केमिस्ट्री में आप
एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और उनके लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं कि जिस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं या जिस किस्म के उनके इंटरेक्शन होते हैं वो हम सारे केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जियोलॉजी। तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास मेटीरियोलॉजी। तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, मौसम की जो सूरत हाल होती है उसके बारे में जो मालूमात है वो आपको यहां से मिलती है। और एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस के बारे में आप जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 19th सेंचुरी में जब हमने फिजिकल साइंस को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया तो ये हमारे पास डिफरेंट साइंसेज आ गए। ठीक है, अब इन डिफरेंट साइंसेस में से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कहते हैं फिजिक्स इज नोन एज फंडामेंटल साइंस। ठीक है, अब फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस इसलिए कहा जाता है कि वो आपको बता रहा है आपकी बुक में कि फिजिक्स के अंदर हम जितने भी लॉज या प्रिंसिपल स्टडी करते हैं उन लॉज या प्रिंसिपल को स्टडी किए बगैर आप कोई भी साइंस नहीं पढ़ सकते, लाइक केमिस्ट्री, बायो, कोई भी साइंस नहीं पढ़ सकते। बाकी जितनी भी हमारे पास साइंसेज हैं उनके अंदर हमने जो भी बातें पढ़नी होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, और इंडिविजुअली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आप अपने डेली रूटीन में जितने भी काम परफॉर्म करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात वापस सोने तक, दिन में आप जितने भी वर्क परफॉर्म करते हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, सो इन सारों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फिजिक्स विच इज नोन एज फंडामेंटल साइंस। ठीक है, और नेक्स्ट फिर जो आपका बुक में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है उसमें वो आपको फिजिक्स के यूजेस बता रहे हैं या वो आपको हेडिंग बता रहे हैं कि जी फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स के आपको जो है वो यूजेस बता रहा है कि आप फिजिक्स को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब किस किस जगह पर हमें फिजिक्स के एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपकी बुक से देख लिया जाए तो देखिए आपकी बुक में जहां पर पेज नंबर 6 पर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा हुआ है उसमें उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज फिजिक्स। In physics, we study about matter, energy, and their interaction. The laws and principles of physics help us to understand nature. कि फिजिक्स में हमने जो कुछ पढ़ना है वो आपको नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है। देन फिजिक्स इन साइंस में देखें तो उसमें से लिखा है कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस. In order to study biochemistry or any other natural science, we should have a firm understanding of principle of physics. For example, यानी कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि बायो या केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स में से क्या चीज यूज करनी पड़ेगी. तो बायो यूजेस द फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स. Chemistry relies on the physics of subatomic particle to understand why chemical reaction take place. यानी कि आपको इन दोनों को स्टडी करने के लिए भी फिजिक्स के प्रिंसिपल को या लॉज को यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट हम देखें तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में लिख रहे हैं कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज ऑन रेगुलर बेसिस. कंप्यूटर, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर एंड इंटरनेट कम्स टू आवर माइंड. व्हाट आर द टेक्नोलॉजी दैट यू हैव ओनली हर्ड ऑफ? रॉकेट, स्पेस शटल्स, magnetically levitating trains and microscopic robots that fight cancer cells in our body. All of these technologies, whether commonplaces or exciting, are based on the principle of physics. मतलब जितनी भी आप डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जितने भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं, उन तमाम डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें कहीं ना कहीं पर हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही होती है. तो ये तो था हमारा बेसिक सा सिंपल सा फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन. इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम फिर बात करेंगे कि जी फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, फिजिक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है, और इसके अलावा लॉट मोर इज देयर इन फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं फिजिक्स के जो हम इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे आगे चलकर.